माइक्रोबियल फ्लोरास कौन कौन से पाए जाते हैं, एयरबोर्न डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, आउटडोर एयर और इंडोर एयर क्या होती है। आउटडोर एयर आज हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन उसकी पढ़नी है। इंडोर एयर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडोर एयर के अंदर, इंडोर एयर बेसिकली होती क्या है, उसके अंदर माइक्रोब्स किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। मतलब आप जिस एरिया के अंदर सरवाइव कर रहे हो वो एरिया जैसे जस्ट लाइक अ रूम, जस्ट लाइक अ हाउस, जस्ट लाइक एन अपार्टमेंट जो आप शेयर कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के साथ, उस एरिया के अंदर जो आपका एनवायरनमेंट है वो हमारी इंडोर एयर में आती है। वहाँ और उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, थ्रू कफिंग, थ्रू स्नीजिंग, इवन थ्रू टॉकिंग हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडोर एयर पर इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि उसमें ह्यूमिडिटी थी, सनलाइट था, टेम्परेचर है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो आपके पास माइक्रोबियल कंटेंट होता है एयर में, वो वैसे तो मतलब नेचुरली अकरिंग नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस नेचुरली नहीं है, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस तरह के होते हैं, जैसे इंडोर एयर में, जैसे आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ का वेंटिलेशन रेट क्या है, उस एरिया के अंदर क्राउडिंग कितनी है, उस एरिया के अंदर इंडिविजुअल्स जो रह रहे हैं उनकी एक्टिविटीज किस तरह की हैं, ठीक है, आप सिक पीपल्स के साथ तो नहीं सरवाइव कर रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी मतलब आप कह लो कि आपकी स्ट्रेंथ पर, या आप ये कह लो कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है उस पर इफेक्ट करती है। और बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो कि इस इंडोर एयर की वजह से ट्रांसमिट हो सकती हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके पास ट्यूबरकल बैसिलाई है, मतलब टीबी के जर्म्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा डिप्थेरिया के जर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। और डिप्थेरिया के अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके पास हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, वो बैक्टीरिया जो हैं वो आपकी इंडोर एयर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उनके जो जर्म्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर फैल सकते हैं, और उनकी वजह से जो हाईली आप कह लो फैटल डिजीजेज हैं, जस्ट लाइक टीबी, जस्ट लाइक डिप्थेरिया एंड जस्ट लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई जो हेमोलिटिक इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसमें मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था और डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस थे जो कि फैटल टू हेल्थ होते हैं, वो कॉज हो सकते हैं अगर आपकी जो इंडोर एनवायरनमेंट है वो क्लीन नहीं है, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ना है आउटडोर। आउटडोर का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ एक क्लासरूम में बैठी हूँ, तो ये जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है और ये जो क्लासरूम है ये मेरे लिए इंडोर है। मैं जैसे ही इसके गेट से बाहर जाऊंगी तो बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा, जो एटमॉस्फेयर होगा, वो सारे का सारा मेरे लिए क्या होगा, वो सारा आउटडोर एनवायरनमेंट होगा। जैसे आप लोग जहाँ जहाँ पर मतलब बैठे हैं, घर में हैं, जिस एरिया में भी हैं, वो एरिया आपके लिए जो है वो क्या है, वो एरिया आपके लिए इंडोर एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर आप उस एरिया से बाहर जाते हो तो बाहर मतलब रोड्स पर निकलते हो या कहीं पे भी आप बाहर जा रहे हो, तो वो जो एटमॉस्फेयर है वो सारा आपके लिए क्या होगा, वो आउटडोर एनवायरनमेंट होगा। और आउटडोर एनवायरनमेंट को एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। और ऑब्वियसली कि अगर एक इंडोर एनवायरनमेंट के अंदर आप देखो, आपका थोड़े से लोगों से मतलब आपका कंपटीशन है या थोड़े से लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, तो अगर उसके अंदर इतनी फैटल डिजीजेज हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली जब आप बाहर आउटडोर एनवायरनमेंट में जाओगे तो वहां पर जो आपके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जिनमें वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, उसमें फंजाई के स्पोर्स भी आ सकते हैं, उसमें फंगस से रिलेटेड स्पीशीज भी आ सकती हैं। तो ये सारी इन सब की जो क्वांटिटी है वो भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं आउटडोर। आउटडोर एटमॉस्फेयर मतलब जो आपके पास बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो सारा हमारे लिए क्या है, वो आउटडोर है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें एल्गी, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मोल्ड एंड बैक्टीरियम हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कहते हैं एल्गी, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मोल्ड वगैरह ये सारे के सारे जो आपके पास अर्थ सरफेस है इस पे एग्जिस्ट करते हैं। मोल्ड स्पोर कंसिस्ट द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा, के जो मोल्ड्स यानी कि जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं ना,
वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये जो माइक्रोबियल फ्लोरा है जो आपके पास आउटडोर एयर है इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो आपके पास मोल्ड्स के स्पोर्स की हो सकती है। द प्रीडोमिनेंट मोल्ड स्पोर्स वर ऑफ द स्पीशीज क्लैडोस्पोरियम, और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा फंगस के मतलब स्पोर्स एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं क्लैडोस्पोरियम। क्लैडोस्पोरियम इज अ टाइप ऑफ फंगस, ये फंगस की टाइप होती है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 है अमंग द बैक्टीरियल टाइप्स वर स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। वो कहते हैं और इनके अलावा जो आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं आउटडोर एयर में, उनमें ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है, मतलब ग्राम पॉजिटिव होंगे बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में मैंने आपको डिफरेंशिएट बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, दे स्टेन्ड पर्पल इन कलर, और उनके अंदर जो आपके पास टेकोइक एसिड होता है वो एब्सेंट होता है, उनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है, इट्स अबाउट 25 to 30 माइक्रोन मीटर, ठीक है। उसके अंदर लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है। ये सारे ग्राम पॉजिटिव के फीचर्स हैं। और ग्राम पॉजिटिव है लेकिन साथ में क्या है, बेसिलाई है। तो आपने उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी बैक्टीरिया की, आपने उसमें पढ़ा था कि according to the morphological classification of bacteria there are main three types of bacteria. First one is cocci, second is bacilli and third one is spirilla, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो कोकाई होते हैं they are further divided into the डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफिलोकोकाई, और बेसिलाई आर सिंपल बेसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया को कहते हैं, कोकाई गोल को कहते हैं, और जो स्पाइरेला वो स्प्रिंग शेप के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि उनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं, स्पाइरेलम वॉल्यूटान था उसमें, विब्रियो कॉलेरा था। ये सारी चीजें आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ ली हुई हैं, तो मेरा ख्याल है अब आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं ग्राम पॉजिटिव हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के साथ कौन से हैं वो बेसिलाई हैं, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही है, लेकिन कौन सी शेप के हैं वो कोकाई बैक्टीरिया है, गोल्ड शेप के बैक्टीरिया है। एंड द लास्ट वन इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की भी मैंने आपको टाइप्स उनके जो फीचर्स थे वो बताए थे, दैट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन पिंक इन कलर, पिंक कलर के होते हैं, दे हैव लेस अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट कम होती है, दे आर थिन एज कंपेयर टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट ज्यादा होती है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दे आर रिच इन लिपिड कंटेंट, इनके अंदर जो लिपिड कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा इनके अंदर जो टेकोइक एसिड होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने पढ़नी थी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, बेसिलाई है। अब ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसमें जो चीजें आपने याद करनी है वो है, सबसे पहले आउटडोर एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। इसमें आप चाहे पॉइंट्स बना लो, एलजी होती है, प्रोटोजोआ है, यीस्ट है, ठीक है, और मोल्ड्स है। मोल्ड्स में कौन सी जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्लैडोस्पोरियम। लिख लेना, क्लैडोस्पोरियम के जो स्पोर्स हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। फोर्थ पॉइंट ये लिख लेना। और फिफ्थ में और क्या चीजें पाई जाती हैं, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होती है। ये पॉइंट्स बना के 7-8 ये नाम आप बस याद कर लेना कि आउटडोर एनवायरनमेंट में ये सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी हैं, एलजी है, प्रोटोजोआ है, यीस्ट है, मोल्ड्स है। और मोल्ड्स के अंदर कौन सी स्पीशीज होती है, मोल्ड्स के स्पोर्स होते हैं, और कौन से किसके स्पोर सबसे ज्यादा होते हैं, क्लैडोस्पोरियम के। और उसके बाद कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं, और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं। ये वाले जो चीजें होती हैं ये सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं आउटडोर या एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मैम जी मैम सिर्फ ये आउटडोर एटमोसफेयर में सिर्फ ये जो पॉइंट बनाए हैं यही याद करने हैं सिर्फ? हाँ, यही ये याद कर लो, ये इनफ होंगे। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ ये पॉइंट जो है एलजी प्रोटोजोआ, ठीक है मैम। हाँ, ऐसे याद कर लो ना आप। आउटडोर एटमॉस्फेयर की हेडिंग लिखो, उसके नीचे आप लिख दो द फॉलोइंग
ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द आउटडोर एनवायरनमेंट, या आप लिख दो कि द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, या आउटडोर एयर। ये जी लिख के और नीचे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दो, नंबर 1 एल्गी, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 इज यीस्ट, नंबर 4 मोल्ड स्पोर्स, और मोल्ड स्पोर्स में सबसे ज्यादा स्पोर्स किसके होते हैं, क्लेडोस्पोरियम के, और नंबर 5 पे लिखो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, नंबर 6 ग्राम पॉजिटिव कोकाई, एंड नंबर 7 इज ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ठीक है। जी मैम। उसके बाद अक्रेंस है कि मतलब ये पाए कहाँ पर जाते हैं, अक्रेंस इनकी है, इसमें ये चीज याद रखने वाली है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो आपके पास मतलब अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं, और कितने ऑल्टीट्यूड तक, मतलब कितनी लेंथ तक पाए जा सकते हैं, वो 300 मीटर्स इन द एयर, या वो 3000 मीटर्स है, 3000 मीटर इन द एयर तक जो है वो माइक्रोबियल फ्लोरा एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कि यहाँ जमीन की सतह से शुरू होते हैं और सतह से लेकर 3000 मीटर की बुलंदी तक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस है, कि वहां तक माइक्रोबियल जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एयर के अंदर। ये चीज याद रखनी है, और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी लेंथ तक जो है वो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज एयर में एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो उसकी ऊंचाई है, ये ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है इतनी ऊंचाई तक, कितने मीटर्स की ऊंचाई तक, 3000 मीटर की ऊंचाई तक वो एयर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल स्पीशीज, अब उन्होंने वो एलेबोरेट कर दिया है कि कौन कौन सी बैक्टीरियल स्पीशीज आपके पास एग्जिस्ट कर सकती हैं। बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड एज, उनको हम इस तरह से उनकी कैटेगरी बता सकते हैं। ये कौन बोल रहा है, ये किसको इश्यू है? बैक्टीरिया उनमें कौन कौन से हो सकते हैं, माइक्रोकोकस हो सकता है, ठीक है, माइक्रोकोकस, कोकस मतलब कोकाई होते हैं, और माइक्रो मतलब कोकाई की ही एग्जाम्पल है जो आपके पास बैक्टीरियल स्पीशीज के मतलब आपके पास कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो आपके पास आउटडोर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनमें माइक्रोकोकस की स्पीशीज हैं, मतलब ये कोकाई की ही टाइप्स होती हैं, कोकाई की सब क्लासेस हैं माइक्रोकोकाई, ठीक है। सार्सेना है, सार्सेना ये भी कोकस की ही एग्जाम्पल है। जो आपके पास कोकाई बैक्टीरिया होती है ना, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव जो आपके पास बैक्टीरिया है कोकाई, ये उन्हीं की एक क्लास है, उसको सार्सेना कहते हैं, सार्सेना बैक्टीरिया, ठीक है। माइक्रोकोकस भी कोकाई की एग्जाम्पल है, ये सार्सेना बैक्टीरिया ये भी आपके पास कोकाई की ही क्लास है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई की क्लास है, ठीक है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव रॉड्स हो सकते हैं, मतलब ग्राम नेगेटिव रॉड्स का मतलब है ये ग्राम नेगेटिव आपके पास बेसिलाई हैं, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव प्लियोमॉर्फिक रॉड्स हो सकती हैं। ग्राम पॉजिटिव प्लियोमॉर्फिक रॉड का मतलब है कि उसकी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं वो बेसिलाई बैक्टीरिया, लेकिन वो आप कह लो कि मल्टी रॉड्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और ये एक सेकेंड आप लोग, ये ना लैपटॉप की चार्जिंग ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, मैं जरा इसको चार्ज पे लगा लूँ, फिर मैं 2 मिनट में ज्वाइन करती हूँ आपको। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं आउटडोर एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है फंगल स्पीशीज। फंजाई कौन कौन सी स्पीशीज इसमें जो आपके पास आउटडोर एनवायरनमेंट है उसमें एग्जिस्ट कर सकती हैं, उसमें क्लेडोस्पोरियम है, ठीक है, ऑल्टरनेरिया है, प्लूलेरिया है, पेंसिलियम है, बेट्राइटिस है, और स्टेमफाइलियम है, ठीक है। ये नाम थोड़े से मुश्किल हैं। क्लेडोस्पोरियम, ऑल्टरनेरिया, प्लूलेरिया, पेंसिलियम, बेट्राइटिस और स्टेमफाइलियम, ठीक है। ये आपके पास 6 ऑर्गेनिजम्स हैं
फंगल स्पीशीज के, जो कि ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आउटडोर एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें से जो सबसे ज्यादा अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, वो कौन सी स्पीशी है, वो आपने ऊपर भी पढ़ा है, क्लैडोस्पोरियम। क्लैडोस्पोरियम इज द मोस्ट अबंडेंट ओवर लैंड एज वेल एज सी। इनमें से जो क्लैडोस्पोरियम स्पीशी होती है वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है फंगल स्पीशीज में से, ठीक है। और अगर ये सारे कोशिश करना याद हो जाएं, लेकिन अगर चलो नहीं भी याद होते तो आसान आसान याद कर लो, जैसे क्लैडोस्पोरियम है, ऑल्टरनेरिया है और पेंसिलियम है, कम से कम ये 3 तो याद करो ना लाजमी आप इसमें से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिवाइसेस फॉर माइक्रोबियल एनालिसिस ऑफ द एयर। ये यहाँ तक आपकी जो आउटडोर एयर है ये खत्म हो गया है। अब वो आपको कह रहे हैं कि अगर आपने एयर की एनालिसिस करनी है, जैसे आपने माइक्रोबायोलॉजी और वाटर में पहले आप लोगों ने पढ़ा कि वाटर के अंदर टाइप्स उसकी कितनी होती हैं, आपने सरफेस वाटर पढ़ा, ग्राउंड वाटर पढ़ा, फिर आप लोगों ने कहा जी सरफेस वाटर पे कौन कौन से बैक्टीरियाज एग्जिस्ट कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर में कौन से करते हैं, फिर आप लोगों ने सॉल्ट वाटर पढ़ा, उसमें कौन कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं। और सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने कहा कि कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जिससे आप वाटर की जो क्लैरिटी है या वाटर की जो इम्प्योरिटी है, इधर वाटर प्योरीफाई है या नहीं है, आप उसको चेक कर सकते हो। तो उसको चेक करने के लिए आप लोगों ने टर्बिडिटी टेस्ट को यूज किया, ठीक है, कि आप टर्बिडिटी टेस्ट यूज करते हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने एयर की प्योरिटी को चेक करना है या एयर में एनालिसिस करनी है कि एयर के अंदर कौन कौन से माइक्रोबियल फ्लोराज या कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, वो कहते हैं द सैम्पलिंग ऑफ एयर टू डिटरमाइन इट्स माइक्रोबियल कंटेंट। कि अगर आपने एयर का सैंपल लेना है कि जी हमने एयर का सैंपल लेना है, क्यों लेना है, अब आप ऐसे चलते फिरते तो नहीं ना, आप हवा को कहो कि हाथ के अंदर आपने पकड़ लिया है तो आप लेबोरेटरी में जाके उसका टेस्ट करवा लो, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि एयर को आप कैच तो नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से आपने क्या करना है, जो एयर को कैच करने के लिए या एयर का सैंपल लेने के लिए, क्योंकि ये कोई ब्लड या ये कोई बॉडी फ्लूइड तो है नहीं जिसको आप थ्रू सिरिंज और थ्रू अदर जो मेथड है आप यूटिलाइज करके तो जी सैंपल लेके आप लेबोरेटरी में इसका टेस्ट करवा दोगे। इसके लिए हमें स्पेसिफिक किस्म के डिवाइसेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो कि अपनी सरफेस के ऊपर एयर को चिपका लेते हैं, अपनी सरफेस के ऊपर एयर को कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह के डिवाइसेस हम लोगों को इसमें इस्तेमाल कर पड़ते हैं कि एयर आकर उन डिवाइसेस की जो सरफेस होती है उसके ऊपर आपने कुछ मटेरियल इस्तेमाल किए होते हैं कि एयर आकर, एयर के जो कंटेंट होता है वो एयर आकर उस सरफेस के ऊपर स्टक हो जाती है, उस सरफेस के ऊपर चिपक जाती है। इस तरह के हम लोगों को डिवाइसेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं इसकी सैंपलिंग के लिए। और वो कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, वो कहते हैं द सैंपलिंग ऑफ द एयर टू डिटरमाइन इट्स माइक्रोबियल कंटेंट रिक्वायर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। सेवरल डिवाइसेस आर, जिसमें से हम जो कुछ डिवाइसेस जो इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है सॉलिड इम्पिगमेंट डिवाइस। इम्पिगमेंट का मतलब होता है कलेक्ट करने के लिए, कलेक्शन को कहते हैं इम्पिगमेंट, ठीक है। इम्पिगमेंट का अगर हम सिनोनिम देखें ना तो वो कलेक्शन को कहते हैं। तो सॉलिड इम्पिगमेंट डिवाइस, इसके नाम से पता चल रहा है कि आप क्या करोगे, आप इसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल है कोई इस्तेमाल करोगे एयर को सरफेस के ऊपर कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें होता बेसिकली ये है कि आपके पास कल्चरल प्लेट्स होती हैं, उसके अंदर कोई आपने सॉलिड मटेरियल लिया होता है और उस सॉलिड मटेरियल के ऊपर आकर एयर स्टक करती है तो आप आगे उसका कल्चर लगाकर और उसको चेक कर लेते हो कि उसके अंदर कौन कौन से जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है या कौन कौन से माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। सेकेंड है लिक्विड इम्पिगमेंट डिवाइसेस, और ये उन्होंने ना 2 दफा लिख दी है, ठीक है, मतलब एक लिक्विड इम्पिगमेंट डिवाइसेस और नीचे फिर लिक्विड इम्पिगमेंट डिवाइसेस लिखती है। तो ये आप 2 टाइप्स इसकी होती है। नंबर 1 सॉलिड इम्पिगमेंट डिवाइसेस, जिसमें हम कोई सॉलिड यूज करते हैं, कोई सॉलिड सरफेस यूज करते हैं जो कि हम कल्चर प्लेट्स के अंदर डालते हैं और वहां पर आकर वो स्टक कर जाती हैं और उससे फर्दर हम जो है वो इसको टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए आगे भेज देते हैं। और लिक्विड के अंदर हम कोई लिक्विड
इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके ऊपर एयर को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको हम फर्दर जो है वो कल्चर लगाकर और उससे जो माइक्रोबियल कंटेंट है या आपके पास जो माइक्रोबियल फ्लोराज हैं उनकी क्वांटिटी को चेक कर लिया जाता है। तो ये डबल प्रिंट हुआ है, तो एक को काट दो, ठीक है। दो ही मेथड है, सॉलिड इम्पिगमेंट और लिक्विड इम्पिगमेंट डिवाइसेस, जो कि हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप देखो ये तो हो गया, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि कल्चर मीडिया में आप लोगों ने पढ़ा था कि हम उसके अंदर बेजल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं जी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हम उसके अंदर एनारोबिक मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टिव मीडिया था, एनरिच्ड मीडिया था, कि हम मीडिया डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम एगर लगा देते हैं। लेकिन एगर के ऊपर सैंपलिंग करने के लिए भी तो मेथड आप लोगों ने पढ़े थे ना, जिसमें आपने पढ़ा था स्ट्रीक प्लेट मेथड हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे भी हम सैंपल लगा सकते हैं, पोर प्लेट मेथड के थ्रू भी लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने एयर की एनालिसिस करनी है तो उसकी एनालिसिस के लिए जो डिवाइस आप इस्तेमाल करते हो उसको हम कहते हैं वो सॉलिड इम्पिगमेंट डिवाइसेस हैं या लिक्विड इम्पिगमेंट डिवाइसेस हैं। और उन डिवाइसेस के अंदर जो टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जिनके थ्रू हम इनको मतलब ये जो आपके पास एयर के अंदर जो माइक्रोबियल फ्लोरा होते हैं या जो एयर का सैंपल होता है वो अप्लाई करते हैं, वो टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। और वो कौन कौन सी टेक्निक्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उन टेक्निक्स में से वो कहते हैं सम ऑफ द टेक्निक्स एंड डिवाइसेस यूज्ड फॉर द माइक्रोबियल एनालिसिस ऑफ द एयर आर डिस्क्राइब्ड एज ब्लो सेटिंग प्लेट टेक्निक है, कि आप ये जैसे ये नजर आ रहा है, प्लेट के ऊपर आप सेटअप लगा लेते हो और प्लेट के ऊपर आप जो सैंपल है एयर का वो लेते हो और उसको सेटिंग कर लेते हो और उसके थ्रू आप जो है वो अपनी कल्चर लगाकर आप उसमें माइक्रोबियल फ्लोरास की क्वांटिटी को चेक कर लेते हो। सीव एंड स्लिट टाइप सैंपलर, सीव और स्लिट टाइप सैंपलर का मतलब होता है, सीव कहते हैं पोर्स को, कि छोटे छोटे आपके पास पोरस मटेरियल होता है, उस पोरस मटेरियल में से जब आप हवा को गुजारते हो तो वो एयर उन पोर्स के अंदर स्टक हो जाती है, बाद में आप उनको कल्चर लगाते हो और वहां से आपको पता चल जाता है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए, आपने ये याद नहीं करनी, मतलब आप पता होना चाहिए आपको कि क्या है। जैसे अभी मैं आपको सीव बताया है, सेटिंग प्लेट बताया है, तो याद आप लोगों ने सिर्फ नाम ही करने हैं, लेकिन आपको आइडिया तो होना चाहिए ना कि ये चीजें क्या हैं। और थर्ड पर हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, कि आप कोई भी मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर लेते हो, जैसे फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर का क्या काम होता है, जब आप उसके ऊपर फिल्टर लगाते हो, फॉर एग्जांपल आप वाटर को फिल्टर कर रहे हो, तो पानी को फिल्टर करते हुए फिल्टर पेपर में से नीचे पानी जाता है और पानी के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से मेम्ब्रेन फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एयर को पास आउट करवाया जाता है और एयर के अंदर जो मतलब जितने कॉन्टेंट्स होते हैं वो सारे उस फिल्टर की सरफेस के ऊपर उस मेम्ब्रेन पे चिपक जाते हैं और बाकी जो मटेरियल होता है वो वहां से पास आउट हो जाता है। तो इस तरह की टेक्निक्स हम इस्तेमाल करके एयर की एनालिसिस कर सकते हैं। डिवाइसेस जो इस्तेमाल करते हैं सॉलिड इम्पिगमेंट है और लिक्विड इम्पिगमेंट है। और सॉलिड और लिक्विड इम्पिगमेंट डिवाइसेस के अंदर मतलब ये तो हमारे पास मीडियम हो गया ना, और इस मीडियम के ऊपर हमने जो सैंपल लगाने के लिए तरीके इस्तेमाल करने हैं वो सेटिंग प्लेट टेक्निक है, सीव और स्लिट टाइप सैंपलर इस्तेमाल कर सकते हैं या मेम्ब्रेन फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एयर है उसको एनालाइज कर सकते हैं, इधर एयर के अंदर कोई माइक्रोबियल कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब है एयरबोर्न डिजीज। वाटरबोर्न डिजीज में पढ़ा था ना, वो ब्लैक कलर का खाना सा बना हुआ था जिसमें शिजेलोसिस था, उसमें टाइफाइड फीवर था, मलेरिया था और जीआईटी ट्रैक के इन्फेक्शंस थे, ठीक है। उसमें डाइजेंट्री था, ये सारे आप लोगों ने पढ़े थे, विच आर द वाटर बोर्न डिजीजेस, के वो पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां थी। बिल्कुल इसी तरह से एयर बोर्न डिजीजेस कौन सी हो सकती हैं, मतलब एयर के अंदर भी माइक्रोबियल फ्लोरा आप लोगों ने पढ़े हैं ना, ग्राम कोकाई भी है, ग्राम नेगेटिव कोकाई भी है, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली इनकी वजह से डिजीजेस भी तो होंगी ना। अब तो डिजीज कौन कौन सी हो सकती हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? आवाज आई है मुझे मैम की। शायद आपके माइक में इशू है, पहले अपना करेक्शन चेक कर लो। और दूसरा ये है कि यहाँ से मीटिंग आप लोगों की ना ऑलमोस्ट 3 मिनट्स में एंड हो जाएगी, तो आप लोग फिर रीज्वाइन कर लीजिएगा, तब तक जितना पढ़ा जाता है वो पढ़ लें।
मैम एयरबोर्न एयरबोर्न डिजीजेज डिजीज कौन कौन, क्या कह रहे हैं? मैम एयरबोर्न डिजीज के बारे में बता थोड़ा सा। तो बेटा अभी तो भाई वही एक मिनट पढ़ाना जरा मैं सवाल कर रहा हूँ जी मैडम। जी। ये जो आपने डिवाइसेस के बारे में बताया, एक लिक्विड डिवाइस यानी कि एक में सॉलिड मटेरियल यूज हो रहा है, एक में लिक्विड यूज हो रहा है एयर को कैप्चर करने के लिए। हाँ जी जी जी, बिल्कुल इसी तरह। जैसे आप लोगों ने कल्चर मीडिया में पढ़ा था ना कि आपके पास न्यूट्रिएंट ब्रॉट होता है, न्यूट्रिएंट एगर भी होता है। न्यूट्रिएंट एगर के अंदर आप एगर इस्तेमाल करते हो, वो सॉलिड होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट ब्रॉट के अंदर आप कोई लिक्विड न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हो जो कि बैक्टीरिया की नरिशमेंट के लिए या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नरिशमेंट के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल इसी तरह से जो आपके पास सॉलिड इम्पिगमेंट या सॉलिड कलेक्शन डिवाइसेस हैं, उसमें आप जो मीडियम इस्तेमाल करोगे वो कोई सॉलिड सरफेस होगी, और जो लिक्विड इम्पिगमेंट डिवाइसेस हैं उसमें आप जो मीडियम इस्तेमाल करोगे वो आपके पास कोई लिक्विड मीडियम होगा या कोई लिक्विड सरफेस होगी। क्लियर? दोनों डिवाइसेस हैं, इनको हम रिलेट कैसे करते हैं टेक्निक के साथ? फॉर एग्जांपल एक मटेरियल ले लिया जिससे हमने एयर कैप्चर किया, तो हम कहते हैं हम मेम्ब्रेन फिल्टर उसके ऊपर हैं, वो कैसे होगा इनका कॉम्बिनेशन जैसे आपने बताया? आप उसकी सरफेस, अगर आप जो मीडियम इस्तेमाल कर रहे हो, ऑब्वियसली आप उसकी सरफेस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन अप्लाई कर दोगे। जैसे कि अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर सॉलिड जो आपके पास मेडिसिन है, कोई टैबलेट है, वो अनप्लेजेंट है, तो उसके ऊपर कॉटिंग कर रहे हो ना, तो वो कॉटिंग जाके आगे रिलीज हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, जाके वो रिलीज होगी तो वो मेडिसिन अपना इफेक्ट शो कर देगी। बिल्कुल इसी तरह से ये जो आपके पास मटेरियल है, जब आप इसको कल्चर लगाओगे तो ऑब्वियसली वो कल्चर लगाकर ही आप उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन अप्लाई करोगे या कुछ इस तरह का करोगे कि जब मटेरियल आके, एयर का सैंपल आके उस पर स्टक करे तो वो वहीं से पास आउट हो जाए। ये तो ठीक हो गया मशीन। मैडम। इसका सिंपल यानी कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे तो वो गिटार की मैडम आवाज आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मुझे तो वो एक गिटार टाइप आवाज सुनाई दे रही है और मुझे वो एक कॉल आ गई थी बीच में। अच्छा मैडम, यानी कि सैंपल हम कलेक्ट करेंगे अपने मेम्ब्रेन फिल्टर से, डिवाइस सिर्फ उसके ऊपर वो लगाने का काम करेगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट एयरबोर्न डिजीजेज हैं। एयरबोर्न डिजीजेज का मतलब होता है हवा की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, और उनमें जो बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती हैं उनमें डिप्थेरिया है। डिप्थेरिया मैंने आपको बताया है थ्रॉट इन्फेक्शन को कहते हैं या हलक की बीमारी को कहते हैं, ठीक है। खन्नाक इसको उर्दू में बोलते हैं, और इसको कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है इट इज डिप्थेरिया बैसिलाई। ट्यूबरक्लोसिस टी को कहते हैं, ट्यूबरकल बैसिलाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये डिजीज पैदा होती है और ये फेफड़ों को खराब कर देती है, लंग्स इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। निमोनिया, ठीक है, डिजीज है उसमें डिप्थेरिया है जो कि मैंने आपको बताया है डिप्थेरिया बैसिलाई की वजह से पैदा होता है। ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस मींस टीबी, और टीबी ट्यूबरकल बैसिलाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसकी वजह से पैदा होता है। इसको एसिड फास्ट बैसिलाई भी कहते हैं। निमोनिया है, न्यूमोकोकाई की वजह से पैदा होता है, ठीक है, या जिसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई भी बोलते हैं। और ये भी लंग इन्फेक्शन होता है। और मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस आपके पास भी जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस मेनिंजाई है, इसकी वजह से पैदा होगा। और मेनिंजाइटिस कहते हैं कि आपके पास ब्रेन इन्फेक्शन होता है, जो ब्रेन के सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको मेनिंजीज कहते हैं। जैसे हार्ट के सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है वो पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, वो लेयर्स होती हैं ना जो हार्ट को सराउंड करती हैं। इसी तरह से किडनीज के सराउंड भी लेयर्स हैं, और इसी तरह से आपकी स्किन की जो लेयर है जिसने आपकी स्किन को सराउंड किया हुआ एपिथेलियम है। बिल्कुल इसी तरह से जो ब्रेन है, ब्रेन को भी कुछ लेयर्स सराउंड करती हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, मेनिंजीज कहते हैं। और उन मेनिंजीज के अंदर अगर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब ये हो गए आपके पास बैक्टीरियल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? स्मॉल पॉक्स है, ठीक है,
और मीजल्स है, मीजल्स खसरे को कहती हैं। इन्फ्लुएंजा है, फ्लू होगा। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी, आम, ये जो सर्दी लग जाती है, ये आपके पास ये सारी वायरल डिजीजेज हैं जो कि पैदा हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फंगल डिजीजेज। फंगल डिजीजेज में सिस्टेमिक माइकोसिस है। सिस्टेमिक माइकोसिस ये फंगस की वजह से जो है डिसऑर्डर होता है, और ये ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपके पास जो मतलब आप कह लो कि स्किन इन्फेक्शन होगा, स्किन आपकी खराब हो जाएगी, रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये भी फंगल इन्फेक्शन है। हिस्टोप्लाज्मोसिस, लेकिन ये ज्यादातर ना ये जो बर्ड्स वगैरह होते हैं इनके अंदर होता है। इनके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर हिस्टोप्लाज्मा जो फंगस होती है उसके स्पोर्स इनके अंदर आएंगे, और उनके बर्ड्स के जो लंग्स वगैरह हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज होगा, वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। और क्रिप्टोकोकोसिस ये भी आपके पास जो फंगस है, फंगल इन्फेक्शन होता है। ये जितने ये SIS वाले इन्फेक्शन है ना, मोसिस है, कोकोसिस है, माइकोसिस है, ये सारे ऑलमोस्ट ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे फंगल इन्फेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। और क्रिप्टोकोकोसिस भी ये भी फंगल इन्फेक्शन है, एनिमल्स के अंदर हो सकता है, जिसमें चेस्ट पेन होगी, ड्राई कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, और स्किन रैश बन जाएगा। ठीक है, स्किन में रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो आपके पास इन्फेक्शन है ये फंगस की वजह से होते हैं। इनके आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। फंगल इन्फेक्शन में सिस्टेमिक माइकोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है और क्रिप्टोकोकोसिस है। ठीक है, हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है मैम। आवाज आ रही है मैडम। मैंने आपको ये कहा है, और मैं तो फुल लाउड बोल रही हूँ, इससे ज्यादा ऊंचा बोला तो मेरा तो गला फट जाएगा। मैंने आपको ये कहा है कि फंगल इन्फेक्शन में सिस्टेमिक माइकोसिस है, और सिस्टेमिक माइकोसिस वो इन्फेक्शन है, मतलब स्किन इन्फेक्शन होता है ये फंगस की वजह से। हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ज्यादातर ब्लड्स में होता है, बर्ड्स के अंदर होता है। और बर्ड्स के अंदर क्या होगा, ये हिस्टोप्लाज्मा फंगस के स्पोर्स बनेंगे और उनके लंग्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। और क्रिप्टोकोकोसिस है, क्रिप्टोकोकोसिस इज आल्सो फंगल इन्फेक्शन, ये भी फंजाई की वजह से फैलता है। और इसके अंदर इसके जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो ये होंगे, स्किन रैश हो जाएगी, स्किन पे रैश बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास लंग्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें चेस्ट पेन होगी, ड्राई कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, स्किन पे रैशेस वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने आपको कहा है कि ये आपके पास क्रिप्टोकोकोसिस के सिम्टम्स हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों ने आज करना है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वाला कौन सा टॉपिक है, वैसे मैं देखूं, एक मिनट। मैम काइंडली जरा रिपीट कीजिएगा वायरल से, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी प्लीज। जी मैं रिवाइज ही करवाने लगी हूँ आपको। बैक्टीरियल स्पीशीज जो कि आपके पास पाई जाती हैं आउटडोर एयर में, उनमें माइक्रोकोकस है जो कि कोकाई की एग्जांपल है, सार्सिना है, ये भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम नेगेटिव रॉड हो सकती है, मतलब ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं, और ग्राम पॉजिटिव रॉड्स या ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हो सकते हैं। इसके अलावा एरोबिक स्पोर्स फॉर्मर हो सकते हैं, ये शायद पहले मिस हो गया था। एरोबिक स्पोर फॉर्मर का मतलब है ऐसे आपके पास बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव कर सकते हैं, दे आर एरोबिक, और साथ में वो स्पोर्स बनाते हैं। फंगल स्पीशीज में क्लेडोस्पोरियम हो सकती है, ऑल्टरनेरिया है, प्लूरेरिया है, पेंसिलियम है, बेट्राइटस है और स्टेमफाइलियम है। ये स्पीशीज जो हैं ये आउटडोर एयर में एग्जिस्ट कर सकती हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा क्लेडोस्पोरियम की जो स्पीशी है उसके स्पोर्स पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि माइक्रोबियल एनालिसिस के लिए कि एयर के अंदर कौन कौन सी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन पाई जा सकती है, उसके लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं उनमें एक सॉलिड इम्पिगमेंट या सॉलिड कलेक्शन डिवाइसेस हैं, या फिर लिक्विड इम्पिगमेंट डिवाइसेस, दो तरह के डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। और वो टेक्निक्स जो कि हम माइक्रोबियल एनालिसिस ऑफ एयर के लिए इस्तेमाल करते हैं उनमें सेटिंग प्लेट टेक्निक है, सीवुड स्लिट टाइप सैंपलर है, या फिर मेम्ब्रेन फिल्टर्स हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरबोर्न डिजीजेज में मैंने आपको बताया कि 3 तरह की जो है वो स्पीशीज
हवा के अंदर बीमारियां फैला सकती हैं। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उसमें डिप्थेरिया है, जो कि डिप्थेरिया बैसिलाई की वजह से होती है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी है, जो कि ट्यूबरकल बैसिलाई की वजह से होती है। निमोनिया लंग्स डिसऑर्डर है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनियाई की वजह से होता है। और मेनिंजाइटिस है, ठीक है, ये भी आपके पास जो है वो मेनिंजाई बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से कॉज होता है। वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में स्मॉल पॉक्स हो सकता है, मीजल्स खसरा है, नजला जुकाम हो सकता है, और कॉमन कोल्ड मतलब आम जो सर्दी लगती है वो वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है। और फंगल स्पीशीज में मैंने आपको बताया कि फंगस की वजह से, आउटडोर एयर में पाई जाने वाली जो फंगस है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो सकते हैं उसमें सिस्टेमिक माइकोसिस है, विच इज अ स्किन इन्फेक्शन, जिसमें आपकी स्किन खराब हो जाएगी। हिस्टोप्लाज्मोसिस है, जो हिस्टोप्लाज्मा फंगस है उसके स्पोर्स की वजह से बर्ड्स में फैलता है, जिसमें जो बर्ड्स के लंग्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज क्रिप्टोकोकोसिस, और क्रिप्टोकोकोसिस ये भी आपके पास फंगल इन्फेक्शन है जो कि फंगस की वजह से फैलता है। और इसके अंदर इसके सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन है, और आपके पास स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी बॉडी में, और इसके अलावा जो लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ड्राई कफिंग है इसमें आ जाती है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, बस छोटा सा टॉपिक है, समझ आ गई है?